जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी आरा रा रा ता ता छो। आप एक स्पोर्ट्स टीचर से आपकी जर्नी शुरू हुई और एक्सीडेंटल कवि बने आप या आपका रुझान शुरू से था? देखो, मीर अली मीर को सार्थक करने में शिव जी का भी हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने आज तक नहीं बताया किसी को। किताबों में कैसे मिली हूँ आप? हम लोग पटवारी, उन लोग गोटिया। तो गोटिया मतलब? और हम सिलमची हो गए थे। क्या छत्तीसगढ़ का यूएसपी है? वहाँ जलेबी बेचने वाला मैं देखा हरियाणा का पहुँचा है, बीजापुर में। पहली बार सुना कंगाल बैंक। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, इसी को छत्तीसगढ़ ही समझते। तो बाहर के लोग कैसे छत्तीसगढ़ को पहचाने? तो हिंदी से पहले छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, गरीबी जो है ना, वो भाषाई दृष्टिकोण से लोगों को समझा नहीं पा रही। छत्तीसगढ़ में एक भाषा नहीं है ऐसा लगता है। तो वो टेम्पो में कंडक्टरी करने लगा। और आपकी जो बड़ी फेमस कविता है बुलंद अमेज में भी हाँ उसको लिया गया। निवाड़ की पलंग सिराने में मैं बैठ के रेडियो को सुनता था और ये सोचता था कि इसके पीछे है कौन। यूजेट के पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको इस तरह के मेहमानों से मिलवाएं जिससे हमारी सोसाइटी के हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा ज़रूर पहुंचे। आज यूजेट के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने संगीत, अपनी कविताएं और अपने गीतों से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को न सिर्फ सहेजा है बल्कि लोगों तक पहुँचाने का भी काम किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि मीर अली मीर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में मीर जी। धन्यवाद, जय जोहार, नमस्कार। आप एक स्पोर्ट्स टीचर से आपकी जर्नी शुरू हुई और उसके बाद आप गीतकार भी, आपने गाया भी है, आप गाते भी हैं, कविता भी लिखते हैं आप, और छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता के बारे में इतनी खूबसूरती से अपनी कविताओं में आप बताते हैं लोगों को। तो एक तरीके से उसे सहेजने का भी काम कर रहे हैं आप, लोगों को बताने का भी काम कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? एक्सीडेंटल कवि बने आप या आपका रुझान शुरू से था? ये बहुत, मैंने पहली बार इतना बढ़िया प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है। मैं कवर्धा में जन्म लिया। हमारे पड़ोस में समत गौटिया करके, तालपुर और सोमनापुर के गौटिया थे, उनका घर था। तो उनके यहाँ एक रेडियो बजता था। आज भी मेरे को ब्राउन कलर का नेल्को रेडियो, जिनके दोनों तरफ बटन होते थे ऐसे, वो छत्तीसगढ़ी में थे, भांचा कान लाइट दे, तो भांचा कान जैसे हुआ ऐसा। तो वहाँ उनकी लड़की, जिनको हम रकीमा आपा कहते थे, कुछ काम होता था तो मेरे को बुलवाते थे बाज़ार से, कुछ किराने का छोटा मोटा सामान लाना है तो। और रेडियो की बड़ी शौकीन थी वो, उनके यहाँ गाना बजता था तो मैं उनके बरामदे में, अंदर नहीं जाता था क्योंकि अंदर वो 2 नाली बंदूक रखी रहती थी। तो डर से नहीं जाते थे आप? और बड़ा सा टार्च, सर्च लाइट, तो डर में हम अंदर नहीं घुसते थे। अब हम लोग क्या है, पटवारी खानदान के हैं, तो हम लोग पटवारी, उन लोग गोटिया। तो गोटिया मतलब? माने जो खेती खार वाले हैं, जो प्रॉपर्टी वाले हैं। अच्छा, जमींदार टाइप। जमींदार टाइप। तो वो साधन संपन्न थे, बहुत पूंजी थी। बिजली तो था नहीं उस ज़माने में, कंडील चिमनी का ज़माना था। तो निवाड़ की पलंग, उसके सिराने में मैं बैठ के रेडियो को सुनता था और ये सोचता था कि इसके पीछे है कौन। तो जब मेरे हाथ पैर हिलने लगते थे तो हंसते थे लोग। तो बचपन से गीत जब कोई बजे तो एक खिंचाव सा अनुभव करता था मैं। और उस ज़माने में बाज़ार वगैरह हम लोग जाते थे तो वो सिंपल सा एक माइक वो रहता था, माइक सेट, उसमें सुई लगती थी, बैटरी लगता था, छोटी छोटी सुई लग करके वो रिकॉर्ड बजता था तवे वाला। तो उसमें कभी कभी रिकॉर्ड फंस जाए तो वही गाना वो कर, फिर हटाता था, चलता था वो। हाँ, फिर हटाता था वो, फिर वो सुई को निकाल के चेंज करता था। तो फेंकता नहीं था वो सुई को डिब्बी में रख लेता था, ख़राब होने के बाद भी। कभी कभी फेंक दे तो हम लोग उसको उठा के रख लेते, छोटी सी एकदम स्टील की रहती थी। तो वो रुझान था, गाना का म्यूज़िक बजे माइक में
और हम सिलमची हो गए थे। सिलमची माने सिनेमा देखने वाले। सिलमची, अच्छा ये नया वर्ड आपने इजाद किया है। कविता, भाषण, नाटक, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो मेरे लिए कोई मतलब ही का नहीं ऐसा लगता था शुरू। खेल कूद, 3 टंगी दौड़, बोरा दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्यारी लगाना, उसमें धनिया मेथी बोना अपने स्कूल में। तो उन्होंने एक नाटक कराया, आज भी मेरे दिमाग में हो, महाराणा प्रताप। और मेरे को महाराणा प्रताप का रोल मिला। अच्छा। तो दादा का कुर्ता कोसे का, हमारे दादा बड़े शौकीन थे। उनका जो चश्मा था ना, उसका फ्रेम सोने का था उस जमाने में। वो चश्मा और धोती और उनकी कुबड़ी, मूछ लगाया उन्होंने, उस समय तो थी नहीं। तो फिर महाराणा प्रताप बने। तो उन्होंने एक गीत रटवाया था मेरे को। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो गीत मुझे आज तक याद है। अरे वाह, कि बताइए। रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है, कि जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा, जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा, कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। आज भी सार्थक है ये कविता। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही हम आप जब बोल रहे थे तब वही लगा हमें कि आज का जो माहौल चल रहा है, ये बड़े कंटेम्प्रेरी है ये कविता। आज देखिए, जब भारत ने पाकिस्तान पे देर रात आक्रमण किया, उसके पहले मैं एक कविता मेरी वायरल में भेज दिया था 4 लाइन की, कि जात ल पूछिन ननजतिया मन, आतंकवादी हुई जिनकी कोई जाति नहीं, उसको ननजतिया बोलते छत्तीसगढ़ी में। अच्छा। कि जात ल पूछिन ननजतिया मन, छर्रा मार भगागिन, अरे कति लुकाहू रे पर लोखिया, गिंडा रहो जिंदगी के दिन। माने तुम ऊपर जाने वाले हो, गिनती कर लो कितना दिन बचा है। ये कविता छत्तीसगढ़ी में मैंने डाला। तो और मेरे से मैंने बचपन से पता नहीं, मैं धर्म के प्रति मेरी जो आस्था है ना, हर धर्म में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैं ना पहुँचा हूँ। हिंदुस्तान में हर धर्म के प्रति मेरी आस्था रही। तो वो एक मेरे को भजन भी गवाए थे कि शिव भोले बम बम भोले, सेवक चरणों में लाज हो, प्रभु पार लगा दो नावरिया। देखो, मीर अली मीर को सार्थक करने में शिव जी का भी हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 62 में जी शिव जी के बारे में गाता है, वो रचना उसकी मेमोरी में आज तक लॉक है। तो ये है मेरी जर्नी, जो है स्पोर्ट्स के माध्यम से, साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से, गीत कविता नाटक के माध्यम से मैं लोगों के बीच जाता रहा। मैंने आज तक नहीं बताया किसी, 8वीं नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ी है आपने। पढ़ाई में स्कूल नहीं जा, बंद हो गया, टीसी नहीं दिए तो क्लास में एडमिट नहीं मिला। तो पिताजी अपने दौरे में रहते थे, अब मैं खाली समय में, तो वहाँ क्या था, टेम्पो चलता था, टेम्पो 3 चक्के वाली, वो करके आवाज़ करती थी। उस समय भिलाई में बहुत चला, तो वो टेम्पो में मैं कंडक्टरी करने लगा। अरे, तो मैं 1 किलोमीटर दूर से बता देता था टेम्पो की आवाज़ सुन के कि 6211 नंबर का टेम्पो आ रहा है, कि 6421 है, कि 941 है, आवाज़ सुन के। तो उनको बड़ा ताज्जुब लगता था, यार तू आखिर फिर स्कूल क्यों नहीं जाता, आवाज़ सुन के तू नंबर बता रहा है, ड्राइवर का नाम बता रहा है, रोज़ यहाँ आता बैठता है, चल साथ में। तो मेरे को दुरुग ले आते थे। जीवन भर गांव में रहा ना, तो ग्रामीण जो भाषा है हमारी छत्तीसगढ़ी, वो मेरी रचनाओं में है। हिंदी में भी मैं लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कि क्या होता है कि बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेज पर, बहुत नाजुक कविता है, इसको मोर पंख से मारोगे तो टूट जाएगी।
ओहो। इतनी नाजुक है, और समझ में आने से इसमें ताली नहीं बजती, वाह बोलते हैं। आप भी वाह बोलिएगा समझ आने के बाद। जी 4 लाइन की है। बिल्कुल बिल्कुल समझ। टाइमिंग का क्या? उम्मीद करते हैं कि समझ आ जाए। टाइमिंग रखिएगा, क्योंकि मैं आपके यहाँ भी बिस्कुट और चाय खा के आया हूँ, ज़्यादा देर डूबे तो पिघल जाता है वो। टाइमिंग का बड़ा महत्व है। सही बात है, बिल्कुल ठीक। तो बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेज पर, अपलक निहारता रहा, इस बात का डर था पलकों के झपकने से कहीं शोर हो ना जाए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, बाहर निकलने वाला ही लाइन से। ये कविता जी। कि हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, कि हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, अश्कों का वो समंदर पिघलता रहा, और कतरे की शक्ल में आंसुओं की लड़ी लब से टकरा के दामन भिगोते रहे। तो मैं छोटी नई कविताएं इसलिए लिखता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। लोग अगर पहुँच जाए, तुम किताबों के पन्नों में छिपती मिली। लोगों को तो किताब के पन्नों में गुलाब मिलते हैं, मेरे को वो मिली जो आज मेरे साथ है। तुम किताबों के पन्नों में छिपती मिली, मुझको पढ़ने की आदत भली लग रही, मुझको पढ़ने की आदत भली लग रही, और प्रश्न प्रश्न चिन्हों से आकर लिपटना तेरा, आदतन वो शरारत भली लग रही, मुझको पढ़ने की आदत भली लग रही। तो कैसे किताबों में कैसे मिली हूँ आपको? विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, आदमी पढ़ते 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 एक मुकाम में जब आता है ना, तो उसको अनुभव होने लगता है। एक उम्र, टीनेजर्स जिसको कहते हैं ना, तो ये टीनेजर्स का कमाल है। उसके बाद काफ़ी लंबा समय बीता, फिर मेरी नौकरी लग गई। उसके बाद फिर हमने घर वालों को बताया। मैंने नहीं, किताबों में मिली से मतलब ये कि आप साथ पढ़ते थे उनके? साफ पढ़ता नहीं था, उनको देखने के बाद जब किताब पढ़ता था तो वो दिखने लगती थी। ये मैंने एक भाव आता है ना, कवि कवि की जो कल्पना जो होती है ना, कभी कभी क्या होता है, दिल के दफ्तर में तुम्हारा बड़ा नाम है, दिल के दफ्तर में तुम्हारा बड़ा नाम है, एक अर्जी हमारी लगा लीजिए, कि धड़कने सहमी सहमी थिरकने लगी, मुस्कुरा कर वहीं से हवा दीजिए, एक अर्जी हमारी लगा लीजिए। हम एक कहें कि डेवलप्ड छत्तीसगढ़ में है, आज का सिनेरियो भी ओवरऑल अगर हम नेशनल उस पर भी देखें तो बदल गया है। आज अगर छत्तीसगढ़ के बाहर का कोई व्यक्ति है, जैसे कि हमने अपने प्रश्न में भी यही पूछा था आपसे कि छत्तीसगढ़ के बाद अगर बाहर कोई किसी से बात करते हैं और अगर पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अच्छा आप झारखंड से हैं क्या। लेकिन अब ये सिनेरियो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है कि अब लोग छत्तीसगढ़ को जानने लगे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या विशेष बात है, धान को छोड़ दें, नक्सलिज्म को छोड़ दें, और हम जो खुद कहते हैं कि हम लोग बहुत सीधे सरल सच्चे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, लेकिन एक अगर समझ लीजिए कि मेघालय में कोई बैठा है व्यक्ति, या वेस्ट बंगाल तो चलिए नज़दीक है, तो बाहर के लोग कैसे छत्तीसगढ़ को पहचानें, और क्या छत्तीसगढ़ का यूएसपी है या क्या विशेषता है छत्तीसगढ़ की? अच्छा, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं ना हमारे देश की, अभी देखो कहीं इतनी बारिश हो रही है, पूरे पहाड़ फिसल रहे हैं, पिघल रहे हैं। मैंने कहा कविता में लिखा था मैं, पानी के बूंद परिस तो सही घो पहाड़ टघल गे,
हमारी हवा गरेर ते गारा पाना खसल गे। माने प्राकृतिक विपदाओं के कारण लोग सुरक्षित जगह आने के लिए कोशिश किए। तो छत्तीसगढ़ सेंटर में है, तो यहाँ पर आ कर के लोगों ने देखा कि यहाँ की आबादी भी अच्छी है, खेती किसानी की भी लोग मस्त रहते हैं, तो लोग व्यापारी बन के आ गए, छोटा छोटा कारोबार करने लगे। कारोबार कर कर के छत्तीसगढ़ को समझने लगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ को देखे तो यहाँ का जो जंगल है, जो पहाड़ है, जो हरितिमा है हमारे छत्तीसगढ़ की, वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। लेकिन नक्सलवादी लोगों ने जो आतंक किया बस्तर जैसे जंगल बिहड़ क्षेत्र में, मैं तभी बीजापुर रह के आया, दंतेवाड़ा रह के आया, कांकेर रह के आया, देखा जैसा कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। न तो मेरे को किसी ने रोका, न कुछ पूछा, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को। तो ये जो केंद्र है वहाँ जलेबी बेचने वाला मैं देखा हरियाणा का पहुँचा है, बीजापुर में। अच्छा। गुपचुप बेचने वाला कहाँ का है? रीवा का। अपने भाई को बुलाया, 2 ठेले हो गए, फिर उसने चाचा को बुलाया, 3 ठेले हो गए। अरे वाह यार, तुम इतने इतने दूर से। हाँ सर, बोले यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं जैसा लोग समझते हैं। तो मैं कहा ये बताओ दुनिया को कि हमारे छत्तीसगढ़ में जैसा आप लोग कर रहे हो, तो अभी 3 दिन का एक कार्यक्रम हो जिसमें पूरे देश के इन्फ्लुएंसर्स आए थे। अच्छा। दंतेवाड़ा में। तो मैं वो ढोलकल की पहाड़ी भी चढ़ा इस उम्र में। तो मैंने लोगों से देखा, बातचीत किया, बताया। नदी के किनारे कैंप लगा, वहाँ पे हमने बस्तर आर्ट डांस सबका आनंद उठाया। तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो ये चीज़ें यदि आगे जाएंगी ना छत्तीसगढ़ के बारे में, जैसा कुछ लोगों ने कह रखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिए आने जाने के साधन। मैं तो जब किरंदुल कवि सम्मेलन करने जाता हूँ, दूसरे प्रांत के कवि भी मेरे साथ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं तो उनको बड़ा अचंभा लगता है कि सर इतना कुछ है आपके छत्तीसगढ़ में। आकाश नगर में हम जाके घूमे देखे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। न कहीं गाड़ी रुकी, 4 व्हीलर में गए, न किसी ने कुछ प्रश्न किया। कार्यक्रम में भीड़ रहती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आखिर है क्या? ये केवल कुछ लोगों की मानसिकता है जो यह नहीं चाहते कि लोग अमन शांति के साथ रहें। बस्तर में क्या है, वहाँ एजुकेशन की कमी है। तो वहाँ पर जो बस्तर के उत्पाद जो होते हैं, महुआ, हर्रा, बहेरा, ये तेंदुपत्ता, तो इसको इन लोग सस्ते दाम में ले करके उनका शोषण करते थे। तो सरकार जब इन सब चीज़ों को देखी, वर्तमान सरकार ने भी बस्तर में जा कर के वहाँ के लोगों की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद जब उनको उनकी जो उपज है उनका मूल्यांकन करने के बाद जब उनको बताया गया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे मैडम, चिरौंजी होता ना, चिरौंजी के बदले में नमक देते थे। बताइए कितनी महंगी होती है। गौलोचन, किसी किसी गाय के नाभि में एक बहुत कीमती गौलोचन बोलते हैं उसको औने पौने भाव में लेकर के महंगे महंगे दामों में बेचा करते थे। एक तो मैं ऐसे दुकानदार को देखा मैडम जो किलो बट को उल्टा रखता था, जब 2 किलो को बट को ना उल्टा रखता था, इधर कुछ दिखता नहीं था, 1 किलो है करके तौल रहा है। इतने ठग जग करते थे उन लोग। सादगी बने उनकी अनपढ़ होने का। एक मैं और एक बात बताऊं, वहाँ एक कंगाल बैंक था, कंगाल बैंक। अमली पदर में जब था मैं, तो केरल के लोग एक बैंक चलाते थे, उसका नाम रखे थे कंगाल बैंक। पूरा बैंक जैसे साज सज्जा, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, टेबल, और वो साइकिल में गांव गांव दौरा करते थे, लंबी सीट वाली साइकिल, चमड़े वाली, ताकि उसमें लचक से, जंगल है तो कमर को तकलीफ मत हो। वहीं देखा मैं। तो कंगाल बैंक क्या है, फिर मैं गया एक दिन, टीचर हो गया था ना, थोड़ा ऑब्जर्व भी करते करते। तो वो लोग बाजार के दिन भीड़ लगी रहती थी बैंक के बाहर, गवर्नमेंट का नहीं है ना वो। इतना इंटीरियर देखो, रायपुर से 200 किलोमीटर, जहाँ बिजली नहीं, रोड का कनेक्टिविटी ठीक से नहीं, बरसात में तो नाले में बाढ़ आ जाती है, पैदल यात्रा करना पड़ता है। तो वहाँ पर वो कंगाल बैंक चला रहे थे।
वो उनको पेमेंट पैसा देते थे, 100 रुपये दिए तो वो 11-11 रुपये करके 10 हफ्ते में वसूलते थे। तो 10 हफ्ते में वो 10 रुपये कमा लिया। मैंने 100 रुपये दिया तो 110 हो गया। एक आदमी से 10 रुपये कमा रहा है तो सैकड़ों आदमी कर रहे हैं। तो ये पेमेंट करके वो कंगाल बैंक अपना धंधा बड़ा बड़ा रजिस्टर, जैसे बैंक मेंटेन होता था, नाम गांव पता सब ले करके, अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसको गांव जा कर के वसूली करना, ब्याज लेना ज़्यादा, ऐसा कुछ करके मैं कहा अरे वाह, पहली बार सुना कंगाल बैंक। मेरे ख्याल से पहली बार श्रोता भी सुनेंगे कि कंगाल बैंक भी छत्तीसगढ़ में हुआ रहा है। तो ये सब मुझे लगता है कि यही कारण रहा कि जो कुछ लोग थे जिन लोगों ने उस बस्तर के एरिया में ये सब जो खुराफातें की, और यही एक नक्सलिज्म को पैदा करने के लिए मुझे लगता है कि एक भी बहुत मुख्य कारण बना उस वक्त। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, आप तो पूरे छत्तीसगढ़ में रहे हैं और आप छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आप इतना संस्कृति को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक बात देखी जाती है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक भाषा नहीं ऐसा लगता है। आप अगर दक्षिण जाएं तो थोड़ा सा उसका थोड़ा चेंज हो जाता है, उत्तर जाएं तो चेंज हो जाता है, अगर हम शहरी तरफ आ जाएं तो चेंज हो जाता है, मतलब चारों डायरेक्शन में थोड़ा अलग अलग बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। है। तो ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो कैसे इस बोली को भाषा का दर्जा दिया जा सकता है? उसका क्या है, अलग अलग प्रांत से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। मैं जब रामानुजगंज गया तो वहाँ छत्तीसगढ़ी में कविता पढ़ा तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो बोले सर इतनी कठिन छत्तीसगढ़ी आप पढ़ रहे हो, नंदा जही मेरी गीत फेमस है। जी हाँ, वो तो वो उसको सुनते हैं, लेकिन माने आनंद तो आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन छत्तीसगढ़ी को कई लोग, क्या होता है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, इसी को छत्तीसगढ़ी समझते हैं बाहर के लोग। मैं जब गया ना वहाँ हल्बी भाषा भाषी लोगों से मिला तो बोले यार क्या छत्तीसगढ़ी के लिए क्या बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, इसके आगे कुछ नहीं है क्या? हम लोग भी तो हैं। तो बोले, मैं बोला भाषा के ऊपर लोग काम कर रहे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये संदेश जाना चाहिए। जैसे हम अंग्रेजी के एक डिक्शनरी ले लें तो एक ही शब्द के कितने अर्थ रहते हैं उसमें, हिंदी की डिक्शनरी में एक ही शब्द के कितने अर्थ रहते हैं। तो शब्दों को लेकर के आप उनके अर्थ का मूल्यांकन करो, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको मूल रूप में ले लो। जैसे आज भी गांव में कोई लड्डू बनाने के लिए ऑर्डर देता है ना, तो गांव में लाडू के ऑर्डर दे हन, ऑर्डर को अप्लाई कर लिए गांव वाले। तो ऐसे शब्दों को आप संरक्षित कर लो अपनी भाषा में। और भाषा का सौंदर्य तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को अपने पास रख लेने में है। हमारे जितनी भी भाषाएं हैं, और देवनागरी लिपि की समस्या भी बहुत बढ़िया हाल हो गई। देवनागरी लिपि में हिंदी भी है, मराठी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। आपको नहीं लगता कि जैसे बोलियों को भाषा का अगर दर्जा दिया जाए तो उसमें एक प्रॉपर उसकी ग्रामर होनी चाहिए, मतलब जो भी उसके नॉर्म्स होते होंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में एक चीज़ जो पर्सनली मुझे महसूस होती है, बिकॉज मैं एमपी से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो वहाँ हिंदी काफ़ी क्लिष्ट मानी जाती है। यहाँ पे ग्रामर का जो पार्ट है वो मिसिंग रहता है। तो ऐसा क्यों है? ये एक्चुअल भाषा ही ऐसी है, या धीरे धीरे जैसे होता है ना, म्यूटेशन होता जाता है भाषाओं का भी, वो हुआ है? जैसे आप बोर्ड पर देखें तो दवा दुकान दिखता है, जबकि वो दवाई की दुकान होता है। और अभी कल हम एक होर्डिंग पढ़ रहे थे कि कोई महानुभाव रायपुर में आए होंगे, तो उन्होंने नीचे लिखा था कि ये स्वामी जी पधार रहे हैं रायपुर का धरा में, रायपुर का पावन धरा में, जबकि रायपुर की पावन धरा होना चाहिए। तो ये क्यों ऐसा देखा जाता है? व्याकरण की बात है तो हिंदी से पहले छत्तीसगढ़ी का व्याकरण तैयार हो चुका था। अच्छा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैं गया था, मैं गे रहे हूँ, मैं जाऊंगा, मैं जाहूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जात हूँ। ये है ग्रामर। ग्रामर छत्तीसगढ़ी में है, लेकिन गांव में आप जब जाएंगे ना, अभी भी हम बात कर रहे हैं तो ग्रामर तो हम पढ़े हैं, लेकिन बोल रहे हैं हिंदी में, तो वो ग्रामर हमारे दिमाग में नहीं, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में संपर्क में रह करके भाषा के ज्ञान को बढ़ाए हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं तो वहाँ पान ठेला वाला भी अंग्रेजी बोलता है।
हम लोग को बड़ा ताज्जुब, अंग्रेजी बोला थे। गरीबी जो है ना वो भाषाई दृष्टिकोण से लोगों को समझा नहीं पा रही है। तो बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं आप घर में छत्तीसगढ़ी बोलते हो क्या? अरे आप मेरे घर कभी गए हो क्या? केवल छत्तीसगढ़ी भाषा का सौंदर्य है, अलग अलग भाषाओं को आप बोलिए, समझिए, सीखिए, तो फिर उसके आप असली स्वरूप को पहचान हाँ असली स्वरूप। मैंने भाषा जो है अलग अलग भाषा आप सीखो ना। कई विद्वानों को देखो हमारे देश में कितनी भाषाओं का उनको ज्ञान रहता है। मीर जी, आप जैसे आपने कविताएं तो बहुत अलग अलग उस पर लिखी हैं, सारे सांस्कृतिक भी लिखी हैं, आपके ऑब्जर्वेशन पावर से आपने हर तरीके से लिखी हैं। जो बड़ी फेमस कविता है जिसको कि आई थिंक गीत के रूप में बुलंद अमेज में भी उसको हाँ, लिया गया है, तो वो दोनों हम कविताएं आपसे सुनना चाहेंगे। क्या होता है बुलंद अमेज में एक सिचुएशन में उन्होंने एक गाना और मेरे से लिखवाया। देखिए कल कवि जो है अमावस घोर अंधेरी रात के अमावस के देहरी माँ दिया कस अंजो हमर जिंदगी लगा थे बर बन गए सजो। ये गीत भी मैं लिखा, चिंतन का गीत है। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी ता छो के होत बिहनिया पखरा के आगी चिड़गा है चोंगी चिड़गा है पागी नोई झूले जस गरकस माला धारे कसेली दौड़ते ग्वाला चिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन मा धेनु चरैया नंदा जई का। सुरेंद्र दुबे जी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनके साथ भी आपने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, काफ़ी कविताएं पढ़ी हैं। आप अभी हम लोग जब बात कर रहे थे आप बता रहे थे कि उनके निधन के कुछ दिन पहले ही आप उनके साथ थे और उनकी तबीयत नासाज थी, इस चीज़ का एहसास उनको था। तो क्या बातचीत हुई थी आपकी उनसे? बड़ा इमोशनल वो वक्त हो गया मेरे लिए। मैंने लाइफ में पहली बार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मुझसे फ़ोन से बात की है। मिले बहुत बार, बहुत मंचों में हमने साथ काव्य पाठ किया। हेलीकॉप्टर में भी हम लोग जब डॉक्टर रमन सिंह के साथ गए तो छत्तीसगढ़ी में बात करते गए। कवर्धा में हमने कविता पढ़ी, राज्योत्सव में कविताएं पढ़ी हमने, कुरूद का मंच हमने पढ़ा, गांव देहात में चुनाव के समय भी हम लोग जा कर के कविता पाठ करते थे। लेकिन कभी ना मैंने उनसे नंबर मांगा ना उन्होंने मेरे से। नंबर का आदान प्रदान नहीं हुआ। इतने लंबे समय के बाद 2010 से मेरी मुलाकात है राज्योत्सव के मंच से, और विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत, वहाँ पहली कविता मैं उनके सामने पढ़ा। लेकिन ये 22 जून 2025 मंच के पीछे रिटायरिंग रूम में दुबे जी और हम आजू बाजू बैठे, बोले यार फीकी चाय पीनी है। फीकी चाय पिए, बिस्कुट खाए। तो फिर उनको बताया कि आप मेरे को 3:06 पे फ़ोन किए थे। छत्तीसगढ़ में 3 और 6 का बड़ा महत्व है। तो वो मेरे पास रिकॉर्ड हो गया है आपका, वो वॉइस रिकॉर्डिंग में। अरे ऐसे का बोले? हाँ। फिर मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है और आप उसमें बोल रहे थे कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो मंच के पीछे हम लोग जब बैठे तो उन्होंने कहा कि मेरा एक अभिनंदन ग्रंथ छप रहा है, किसी ऐसे कवि का जीवित रहते अभिनंदन ग्रंथ छप जाए, बहुत बड़ी बात है, और उस अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन होगा तो आपको आना है। मैं आपको अभी से न्योता दे रहा हूँ। माना ये बात मेरे को आज भी रोज़, मैं 3-4 दिन से मैं काफ़ी अपने आप को अनफिट फील कर रहा हूँ। और वो बोले मैं अब बहुत थक गया हूँ, ज़्यादा कार्यक्रम करने का मन नहीं होता, 4-5 कार्यक्रम हो गए बहुत है। फीस इसलिए बढ़ा दिया हूँ मैं, कोई पूछता है दुबे जी तो 1.5 लाख लूँगा। उसके बाद भी लोग बुलाते हैं मेरे को, ये उनकी मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा बहुत कम से कम कार्यक्रम लूँ। और मेरे को बोले कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, मेरा पूरा परिवार सेटल है, मैं सेटल हूँ, मेरी अच्छी इनकम हो जाती है, 4-5 प्रोग्राम भी कर लूँ तो मैं घर परिवार में
और अपने शरीर को सुख देने का प्रयास करूँगा। ये बात डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने 22 जून को मेरे से की। देखिए कितना बड़ा एक तरीके से मैसेज भी ये है कि हम सब मनुष्य जानते सब हैं कि मतलब एक ना एक दिन जाना है और हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी उस भागम भाग में, ज़िंदगी की भागम भाग में हम सबसे जिसको निगलेक्ट करते हैं वो हमारी सेहत होती है। बस 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 वही मैं देखा, इतना भागते थे वो, रात दिन हवाई जहाज़ में उड़ना, घर में आना, फिर टैक्सी में चलना। कहीं कवि सम्मेलन लोकल टैक्सी में गए हैं तो वापसी में मेरे से बोलते थे, ते कामे आए हस मोर संग चलबे। अपनी टैक्सी में सामने की सीट मेरा रिजर्व रहता था उनके साथ वापसी के लिए, और पीछे टिफ़िन रखते थे वो, खाने पीने का सामान रहता था उसमें, रास्ता भर कुछ ना कुछ खिलाते आते थे। मैंने एक कोमल चीज़ को हंसी मजाक के माध्यम से उन लोगों को परोस देना, बारीक बात कह के निकल जाना। वो कहे ना, उस दिन मैं सुन रहा था उनको, हमारे घर सगा आइन तीन, खाइन पीन सुतीन, बिहनिया हमिल पूछते थे कहाँ रही थस। मैंने इस ढंग से सादगी से किसी बात को कहने का टेक्निक था ना, तो वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पद्मश्री से जिन्हें भारत शासन ने सम्मानित किया था, उनमें मैंने देखा। और आज बड़ा द्रवित पूरा छत्तीसगढ़ है कि ऐसे मैंने हास्य व्यंग के चितेरा पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम जिन्होंने दिया, 11 देश और अमेरिका जैसे देश के 52 शहरों में कविताएं पढ़ने वाले सुरेंद्र भी आज हमारे बीच नहीं, विश्वास नहीं होता। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीर जी कि आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने न सिर्फ अपनी कविताएं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के जो एक जिसको कहना चाहिए एसेंस है, उसको आपने यहाँ पर हमसे बात करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। ये हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि आपके साथ इतनी लंबी बातचीत हुई और आपसे इतना कुछ जानने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।